नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिएगा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक चाणक्य विद्यापीठ पर। तो चलिए साथियों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक हमने पढ़ना शुरू किया था। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी है क्या, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ना है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। इसके अलावा बताया था कि फादर ऑफ मैप कौन है, फादर ऑफ ग्लोब कौन है। बेसिक बहुत सारी बातें हमने कल की क्लास में शुरू की थी। और उसके बाद अब आज हमारी सेकेंड क्लास रहने वाली है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं पढ़ना, और आज से ही हमें शुरू करना होगा इंडियन जियोग्राफी। तो सबसे पहले नंबर पर आपको लिखना होगा इंडियन जियोग्राफी, जिसको आप क्या कहते हैं, भारतीय भूगोल। तो आज से हम भारतीय भूगोल को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कल क्या था, कल ज्योग्राफी का क्या था, बेसिक था। तो आज हम शुरू करेंगे भारतीय भूगोल। तो शुरू कर रहे हैं भैया भारतीय भूगोल। भारत का भूगोल सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर विश्व का भूगोल हम पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले दो चार बातें तुम्हें ध्यान रखनी होगी। वो बातें कौन सी है मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से आपको सुनना होगा। वो बातें कौन सी है, जैसे कल बहुत सारे फादर साहब के बारे में हमने पढ़ा था जो भूगोल के ही थे। इसी तरीके से आपको आज पहली बार इस क्लास को शुरू करते एक बात याद रखनी है। आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी, फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी कौन है, फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी यानी कि भूगोल के पिता कौन है, भारतीय भूगोल के पिता कौन है। क्वेश्चन क्या बनेगा, फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल के पिता के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस मामले में आप क्या आंसर करोगे, भारतीय भूगोल के जो पिता हैं वो रहेंगे जेम्स रेनेल। कौन रहेंगे, जेम्स रेनेल। क्या खास बात थी जेम्स रेनेल में जिसके कारण इनको हमने क्या बोला, भारतीय भूगोल का पिता बोला, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला। क्या खास बात थी जेम्स रेनेल में। तो जेम्स रेनेल ने क्या किया था, इन्होंने मालवा के पठार का वर्णन किया था। किसके पठार का, मालवा का पठार। और जो मालवा का पठार वर्तमान के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का और पाकिस्तान के अंदर ये फैला हुआ, इस भूभाग पर, इस क्षेत्र पर फैला हुआ ये क्या है, आपका हिस्सा है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, मालवा का पठार। जानते हैं पठार क्या होता है, भूमि का ऊपर उठा हुआ समतल हिस्सा, एक मेज की भांति जो होता है वो आपका पठार होता है। तो इन्होंने मालवा के पठार का वर्णन किया था, इसलिए इनको हमने क्या बोल दिया, फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। इन्होंने वर्णन किया था इसलिए इनको हमने क्या बोल दिया, फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी का हमने इनको दर्जा दे दिया। इसके बाद हम भूगोल के अंदर पहला चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम क्या रहेगा, टॉपिक का नाम क्या रहेगा, आपको लिखना है। प्रथम टॉपिक जो ज्योग्राफी का पहला टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की स्थिति एवं क्या रहेगा, विस्तार। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, भारत की स्थिति और विस्तार, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो भारत है उसकी स्थिति कहाँ है। जैसे इसके अंदर अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले दो बातों को हम जानेंगे। नंबर एक, ग्लोब या पृथ्वी पर भारत की स्थिति। ग्लोब की बात करते हैं या हम बात करते हैं पृथ्वी की। ग्लोब या पृथ्वी पर भारत की स्थिति, ग्लोब या पृथ्वी पर भारत की स्थिति कहाँ है, पहले नंबर पर यह चीज हम देखेंगे, बिल्कुल देख लेंगे। दूसरे नंबर पर हम क्या देखेंगे, एशिया में भारत की स्थिति। कहाँ, एशिया के अंदर। तो हम यहां देखेंगे एशिया में भारत की स्थिति। ये तमाम चीजें, हम दोनों चीजें सबसे पहले जानेंगे। इससे पहले मैं एक बात का आपका डाउट क्लियर कर देता हूं बिना ही पूछे।
यहां पर मैंने लिखा ग्लोब या पृथ्वी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्लोब और पृथ्वी अलग अलग नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ग्लोब और पृथ्वी क्या है, अलग अलग है, बिल्कुल भी नहीं है। पृथ्वी का ही दूसरा रूप क्या है, आपका ग्लोब है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, नंबर 1 के बारे में जानेंगे। नंबर 1 का मतलब नंबर 1, ग्लोब या पृथ्वी पर भारत की स्थिति कहां है। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बेहतरीन तरीके से इसको जानना होगा, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले उठा लेते हैं हम यहां से एक पृथ्वी को, मान लीजिएगा ये अपनी पृथ्वी है। मान लीजिएगा ये पृथ्वी है पूरी की पूरी, ठीक है, मानना है आपको। इसके बीचों बीच जो रेखा जा रही है वो आपकी कौन सी रेखा होगी, वो होगी आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य का मतलब होता है भूमि के बीचों बीच, और भूमध्य रेखा के उत्तर वाला जो हिस्सा है वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, या इसको हम क्या कह सकते हैं, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध या क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश हम इसको कहेंगे। यहां पर नीचे लिख देता हूं, उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश। भूमध्य रेखा के नीचे आपका क्या कहलाएगा हिस्सा, तो वो कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, या इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश। गोलार्ध क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, गोले का आधा। ये पृथ्वी हमने क्या मानना है, गोला मानना है। इस गोले को हमने बीचों बीच तोड़ दिया, और वो कौन सी रेखा इसको तोड़ के गई है, वो गई है भूमध्य रेखा। तो इसके ऊपर वाला हिस्सा आपका क्या रहेगा, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। और अगर हम देखेंगे तो इसमें एक रेखा जो आपकी गुजरेगी, वो रेखा कहां से कहां तक जाती है, तो जान लेते हैं उसके बारे में। उत्तर से दक्षिण जाने वाली एक रेखा है, जिस रेखा को नाम दिया जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी कि हम पहले नंबर का पार्ट हम पढ़ रहे हैं कि ग्लोब या पृथ्वी पर भारत की स्थिति कहाँ है, उस बात को हम देख रहे हैं। इसको ग्लोब मान लो, इसको पृथ्वी मान लो, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी मानो, तुम्हारी मर्जी है। हमारे पास 4 दिशाएं होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सभी को पता ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्या आपको यहां पर भारत नजर आया, जी बिल्कुल नहीं आया। आप कहोगे तो हमें तो अभी तक दिखा ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा। आपको कहां से दिखेगा, अभी तक भारत बाहर निकला ही नहीं है। अब देखेंगे, भारत को बाहर निकालेंगे। तो चलिए इसके बाद अगर मैं आपको बताता हूं, तो इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अंदर एक रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अंदर एक रेखा गुजरती है, जिस रेखा का नाम है कर्क रेखा। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, कर्क रेखा। और इसी भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री साउथ में, यानी कि दक्षिण में एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, जिसका नाम है मकर रेखा। यहां तक बात तुम्हें अच्छे से समझ में आई होगी, मकर रेखा गुजरती है। तो लेकिन भारत कहाँ है, मतलब किससे हमें, मतलब भारत से है। तो कर्क रेखा के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो मकर रेखा हम कहाँ पढ़ेंगे, मकर रेखा हम पढ़ेंगे विश्व के भूगोल के अंदर। तो सर जी अभी तक हमें भारत नहीं मिला, तो भारत को ढूंढेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत हमारा इस एरिया के अंदर है, यहां अपना क्या है, भारत है। और ये दिशा कौन सी रहेगी, इस दिशा के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये जो आपकी दिशा रहने वाली है, ये कौन सी दिशा रहेगी, ये दिशा है आपकी उत्तर पूर्व। ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व। ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। ये दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम।
आपको एग्जामिनर ये 4 दिशा दे देगा और आपसे पूछेगा कि भारत की स्थिति ग्लोब या पृथ्वी पर कहाँ है, तो आपको एक ही बात बोलनी है, भारत मिल चुका है हमें, भारत उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्व में है। देखो ये हमने क्या माना था, सेंटर, मध्य। अब यहाँ पर 4 तो दिशाएं आपकी मेजर है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इन चारों के बीच के अंदर 4 रेखाएं और निकलती है। कुल कितनी रेखाएं, 8 रेखाएं होती है। 8 दिशाएं, रेखाएं नहीं सॉरी, दिशाएं कितनी होती है, 8। अगर आप रीजनिंग पढ़ोगे तो आपको 10 भी पढ़ाई जाएंगे, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशाएं थी, इन चारों के मध्य हमने 4 दिशाएं और बनाई। कुल दिशा कितनी हुई, 8 दिशा हुई। और हमारा भारत कहां दिख रहा है आपको, हमारा भारत है उत्तर गोलार्ध के उत्तरी पूर्व के अंदर। कहां है, उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्व में भारत स्थित है। तो यहां पर मैं एक बात लिख सकता हूं कि ग्लोब या पृथ्वी पर भारत की स्थिति, ग्लोब या पृथ्वी पर भारत की स्थिति, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम बात लिख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्व में भारत स्थित है। उत्तर पूर्व में भारत स्थित है। सिंपल बात, रटना है ही नहीं, इस चित्र को देखना, आपको आंखों से इस चित्र को देखना है और आपका आंसर बखूबी निकल के आएगा। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको आंसर दे देगा, दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है। तो आपको याद रखना है कहाँ है भारत, उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्व में भारत कहाँ है भैया, स्थित है। कहाँ, पृथ्वी या ग्लोब पर। आपको ये बात याद रखनी है, ग्लोब या पृथ्वी पर भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्व में भारत स्थित है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि भारत जो है आपको दिखाई दे रहा है इस ग्लोब के ऊपर, भारत का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये कहाँ है, ये किस दिशा में, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये हिस्सा भी अपना कहाँ है, ग्लोब के ऊपर। अगर इसको हम देखेंगे तो उत्तर में ही रहेगा, क्योंकि इस भूमध्य रेखा से उत्तर में है। और यह ये वाला हिस्सा किस में रहेगा, उत्तर में। ये वाला हिस्सा पूर्व में है, ये वाला हिस्सा भी पूर्व में है। ग्लोब को देखो ध्यान से। कहने का मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ जो मतलब है वो किस से मतलब है, पृथ्वी के इस भाग से हमें मतलब है। इस भाग से हमें क्या है, मतलब है, क्योंकि हमारा भारत यहीं पर स्थित है। तो हमें मतलब किससे है, सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है, ये बात आपने बता दी, हमने जान ली। आपके दिमाग में ये चीज भटक रही है, ये चल रही है कि ये दक्षिण में कैसे नहीं है, उत्तर में कैसे। तो भैया भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्सा कौन सा, उत्तरी गोलार्ध। तो ये किस में, उत्तर में। ये भी किस में, उत्तर में। ये भी कहाँ है, पूर्व में। ये भी कहाँ है, पूर्व में ही है। क्योंकि अगर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर आ जाता गुजरात वाला हिस्सा, तो पश्चिम में चला जाता। इसलिए भारत टोटल का टोटल कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्व में है। 2 ही दिशा आपको याद रखनी है, उत्तर और पूर्व आपको याद रखनी है। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं, इसको अलग निकाल लेते हैं भारत को। ठीक है, तो चलिए यहां पर आपको दूसरी बात लिखनी होगी, भारत का उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर का विस्तार क्या है। पूर्वी देशांतर का विस्तार आपसे ये पूछ लेगा, तो रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटवाऊंगा मैं आपको, एक एक चीजें आपको समझाऊंगा। तो इसका विस्तार क्या है देख लेते हैं। तो एक बार हम बनाएंगे एक मैप भारत का, जिससे आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो देखिएगा, हम बना लेते हैं एक छोटा सा मैप, हाथ से ही, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे वाला बनाएंगे आपको समझाने के लिए। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके का आपको भारत का मैप दिखाई देता है। जी बिल्कुल हमें दिखाई देता है।
इतना अच्छा भी नहीं है, नहीं बना, कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। तो ये वाला हिस्सा मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कहाँ है ये, उत्तरी अक्षांश के अंदर है। तो भारत का उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के कहां तक जाएगा, तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये जाएगा। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का जो आपका अक्षांश रहने वाला है, जो उत्तरी अक्षांश, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक कितना रहेगा भारत का अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू होता है उत्तरी अक्षांश से, और कहां तक जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। पूर्वी देशांतर की अगर हम बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का क्या होता है, विस्तार शुरू, पूर्वी देशांतर, और कहां तक जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है, पूर्वी देशांतर तक। तो कहने का मतलब क्या हुआ, भारत जो है उत्तरी अक्षांश के अंदर 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हुआ है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक गया है, और पूर्वी देशांतर के अंदर 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच क्या है भैया, आपका भारत है। ये बात भी तुम्हें समझ में आई। लेकिन बात, एक बात नहीं बची, इसको उत्तर कैसे लिख दिया भैया, समझो, इसको समझो, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है अपना, ये कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, उत्तर में है भैया। ये भी कहाँ है, उत्तर में है। और ये कहाँ है, टोटली पूर्व दिशा के अंदर। ये भी कहाँ आएगा, पूर्व में आएगा, क्योंकि भारत है टोटली कहाँ, उत्तर पूर्व में है। तो ये दिशा, अगर गुजरात वाली बात करते हैं, अगर ये देशांतर रेखा से इधर चला जाता तो पश्चिम में चला जाता, गड़बड़ हो जाती, लेकिन नहीं गया तो नहीं गया। तो इसीलिए मैंने आपको ये समझाया है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भारत का उत्तरी अक्षांश। पहली बात, भारत का उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये बात मैंने लिख दी। यहां पर एक बात और लिखनी है, पूर्वी देशांतर। तो भारत का पूर्वी देशांतर का विस्तार, पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर जो रहेगा वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रहेगा, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर तक क्या रहेगा, विस्तार रहेगा भारत का। तो ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। किसी ना किसी किताब के अंदर आपने ये बातें लिखी हुई जरूर देखी होगी। तो कहने का प्राय क्या हुआ, इसको हम याद कैसे रखेंगे, सर आपको तो याद था तो आपने इसको छाप दिया यहां, लेकिन हम इसको याद कैसे रखें भैया, आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। आपको कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, इसको कैसे याद रखोगे। क्लॉक वाइज नहीं चलना, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो कहने का अभिप्राय क्या भाई, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ क्या है 5 है, यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या है 7। तो आपको याद करना है 4 5 6 7 एंटी क्लॉकवाइज। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और फिर उत्तरी अक्षांश तक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और फिर यहाँ पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट। आपको देखो, ध्यान से देखो, इन दो को एक साथ याद करो, इन दो को एक साथ याद करो। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के भारत कहाँ गया, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। पूर्वी देशांतर की शुरुआत हुई 68 डिग्री 7 मिनट से,
और कहाँ तक पहुंचा है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यही बात मैंने आपको समझाई थी, यही बात मैंने आपको समझाई थी कि हमारा भारत है उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्व में, ये दिशा भी अपनी उत्तर में है, ये भी उत्तर में है, ये कहाँ है पूर्व में, ये भी कहाँ है पूर्व में। कैसे है पूर्व में? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब इससे है, इस हिस्से से, ग्लोब के इस हिस्से से हमें मतलब है। ये गुजरात वाला आप कहोगे गुजरात तो हमने हमेशा पश्चिम में देखा है। क्यों देखा भैया? यहां देखो, इस 0 डिग्री देशांतर से अगर इधर आ जाता तो ये कहां चला जाता? ये पश्चिम में चला जाता, लेकिन नहीं गया। अब भारत अपना होगा, ग्लोब से कोई मतलब नहीं होगा, तब हमारे लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वही रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, ये मैंने आपको विस्तार बताया, और उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश का विस्तार आपको याद रखना है। पूर्वी देशांतर और पूर्वी देशांतर का आपको ये क्या रखना भैया? विस्तार आपको याद रखना होगा। अगले पेज पर चलते हैं, ठीक है। चलो देखो यहां पर, इसके बाद अब भारत अपना होगा, ग्लोब से हमें कोई मतलब नहीं होगा। ग्लोब पर जैसी इसकी आकृति बनी थी, जिस दिशा में बनी थी, पूर्वी देशांतर जो भी थे, उत्तरी अक्षांश जो भी थे, हमने पढ़ लिए। अब बना लेते हैं भारत को एक बार फिर से, और फिर मैं आपको समझाता हूं, आपकी कंफ्यूजिंग जो है थोड़ी बहुत वो आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए, तो देखिए अब भारत अपना है, हमें कोई मतलब नहीं कि ग्लोब कहाँ है, भाड़ में जाए ग्लोब, हमें भारत से मतलब है। तो चलो भारत की देख लेते हैं। ये हमारे लिए अब क्या है? ये दक्षिण हिस्सा है। ये हमारे लिए क्या है? पूर्वी है। ये कौन सा? उत्तरी है। ये कौन सा है? आपका पश्चिम हिस्सा है। अब देखेंगे तो अब देखिए, आपसे यहां से पूछेगा कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिराकोल। कौन सा रहेगा? इंदिराकोल रहेगा, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा रहेगा? अगर ऐसा पूछे तो फिर हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु, इनके 2-3 नाम अलग भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, ये बात हमने नोट डाउन कर ली। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये मेजर लैंड है, ये वाला हिस्सा जो है भारत का, ये मुख्य भूमि है। तो यहां पर एक बात और लिखनी पड़ेगी आपको, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करोगे? तो फिर आपको नाम करना पड़ेगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, जिसका अंग्रेजों ने नाम बदल करके केप कमोरिन भी लिखा था, बताऊंगा मैं आपको ये बातें भी। तो ये क्या है? भारत के मेजर लैंड है, मुख्य भूमि है। और भारत का पूर्वी बिंदु अगर आपसे पूछा जाए, ये दिशा आपकी कौन सी है? पूर्वी दिशा है। तो पूर्वी बिंदु अगर आपसे पूछे तो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है वलांगू किवयतु। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जहां सबसे पहले सूर्य उदित होता है। तो वहीं पर अपना वलांगू किवतु जो अंजाव जिले के अंदर आता है, जिला आपको याद नहीं रखना, तो वलांगू किवतु है। इसी तरीके से भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? पश्चिम दिशा के अंदर अगर हम देखते हैं, ये हमारी पश्चिम दिशा है, इस दिशा के अंदर देखते हैं हम तो गौर माता है। गुजरात के अंदर कौन सा है? गौर माता। और इसका दूसरा नाम भी है सरक्रीक है। वो चारों के चारों पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो चलो अब मैं आपको लिखूंगा एक एक बातें। देखो एक एक बातें हम यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हम लिखेंगे भारत का उत्तरतम बिंदु। भारत का उत्तरतम बिंदु, तो भारत का जो उत्तरतम बिंदु रहने वाला है वो आपका रहेगा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल है, ठीक है, लिख दिया हमने। यहीं पर आप लिखोगे दूसरे नंबर पर भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो रहने वाला है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल मत कर देना, इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा पॉइंट हमने लिख दिया, ठीक है। इसी से मिलता जुलता तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु।
यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाना। मेजर लैंड मुख्य भूमि आपसे पूछे, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछे, दक्षिणतम बिंदु, तो आपका कौन सा रहेगा? वो रहेगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी का अंग्रेजों ने नाम बदल दिया था, तो वो नाम भी आपको लिख लेना है। वो नाम रहेगा केप केमोरियन। केप केमोरियन, ये बात भी आपको नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पर आप बात लिखोगे, भारत का पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु जो भारत का रहने वाला है वो है वलांगू किवयतु। वलांगू किवयतु, ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। यहीं पर 5वें नंबर पर तुम्हें बात लिखनी होगी, भारत का पश्चिमतम बिंदु। भारत का पश्चिमतम बिंदु तो कौन सा रहने वाला है? तो वो रहेगा आपका गौर माता। गुजरात के अंदर है गौर माता, जिसका दूसरा नाम क्या है? सर क्रीक है, सर क्रीक या गौर माता। तो आजकल के एग्जाम के अंदर आपको गौर माता ना दे करके सर क्रीक दे देगा। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का आपका एक नाम और भी लिख लेना है, इसको हम पार्सन बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्सन बिंदु बोलते हैं। इसको हम पिग्मेलियन बिंदु भी बोलते हैं, पिग्मेलियन बिंदु। क्या बोल देते हैं? पिग्मेलियन बिंदु। एक ही बिंदु के ये क्या आपके 3 नाम है, पार्सन बिंदु, पिग्मेलियन बिंदु, इंदिरा पॉइंट। और मैं आपसे ये पूछ लूं कि भारत की मुख्य भूमिका जो दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो है, केप केमोरियन जो है, वो किस डिग्री चैनल पर स्थित है? तो कुछ नहीं करना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और ये वाला कहाँ होगा? अपना जो लिखा हमने इंदिरा कोल, वो कहाँ होगा? 37 डिग्री 6 मिनट पर। वलांगू के उत्तर स्थान में डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर होगा। और गौर माता या सरकरी कहाँ होगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और भारत की दक्षिणतम जो बिंदु रहेगा वो इंदिरा पॉइंट, वो 6 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित होगा। क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि कहाँ? ये अंडमान एंड निकोबार के अंदर। वही बात है, यहाँ यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे? कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है और जो दक्षिणतम बिंदु है, पूर्व एवं पश्चिमतम बिंदु है, इनके बीच अंतर बताओ, कितने किलोमीटर का अंतर है। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम इंदिरा पॉइंट को और इंदिरा जो आपका है इंदिरा कोल और कन्याकुमारी, इसके अगर बीच में डिस्टेंस देखते हैं तो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस आता है, ये बात आपको जाननी होगी। फिर आपका गौर माता और वलांगू किवयतु, इनके बीच अंतर कितने किलोमीटर का आएगा, ये भी देखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो इंदिरा कोल और कन्याकुमारी है, इनके बीच जो अंतर है वो रहेगा आपका 3214 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का? 3214 किलोमीटर का। और गौर माता और आपका वलांगू किवयतु है, इनके बीच अंतर रहेगा 2933 किलोमीटर का। दूरी हमेशा किस में होती है? किलोमीटर में। एरिया हमेशा किस में होता है? वर्ग किलोमीटर में। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि इंदिरा कोल व कन्याकुमारी के बीच अंतर, कन्याकुमारी के बीच का डिस्टेंस है, बीच का अंतर, तो वो कितना रहेगा? जो डिस्टेंस रहने वाला है आपका 3214 किलोमीटर, ये दूरी रहेगी, ठीक है। यहीं पर हम दूसरी बात लिख सकते हैं कि गुजरात, कहने का मतलब गौर माता या सरक्रीक, गौर माता व वलांगू किवयतु के बीच अंतर, वलांगू किवयतु के बीच
बीच का अंतर कितना है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इनके बीच का अंतर है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और यहीं से राजस्थान पुलिस के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा था। कैसे पूछा गया था क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं। यहां से क्वेश्चन पूछा था कि भारत का उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम, पूर्वी एवं पश्चिमतम बिंदु जो है उनके बीच डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है। यानी कि ये भी पूछ लिया, ये भी और ये भी, इनके बीच अंतर पूछ लिया। अगर ऐसी सिचुएशन आई और आपसे ऐसा अंतर पूछे तो क्या करना है, बड़े में से छोटा घटाना है। 4 में से 3 गए 1, 11 में से 3 गए 8, यहाँ 11 में से 9 गए 2, यहाँ क्या आएगा 0। तो भैया 281 किलोमीटर का अंतर है, कुछ भी नहीं है इसमें। ऑप्शन था 280, 281, 282, 283। सिंपल बात, बड़े में से छोटा घटाना और अंतर क्या आ जाएगा आपका, निकल करके अंतर आ जाएगा। और यहीं से आपसे पूछा जाएगा कि भारत का आकार कैसा है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए भूगोल के अंदर कि भारत का आकार कैसा है, ये भारत का आकार आपको कैसा दिखाई दे रहा है। कोई कहेगा जी त्रिभुजाकार है, कोई बोलेगा जी पतंगाकार है, कोई कुछ भी कहेगा। तो आकार कैसा है समझ लीजिएगा। देखो ये चारों बिंदु है, इनको आपस में मिलाना ही है। इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, फिर हमने इसको मिला दिया, फिर हमने इसको मिला दिया। तो भारत का आकार आपको लिखना है चतुष्कोणीय। भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय। आपको यहां पर एक बात लिख लेनी है, भारत का आकार भारत का जो आकार रहने वाला है वो रहेगा चतुष्कोणीय। और किसी के पीछे मत भागना, चतुष्कोणीय जहां भी आपको दिखाई दे वो आपका